Hello students, welcome on Nimbus Learning powered by Engineers Academy. Myself Ranjit Kumar. Good evening to all of you. सभी लोगों को संध्या का सलाम. ओके, रजनीश वेरी गुड इवनिंग. जितेंद्र, कौन कौन ऑनलाइन है भाई? जितने लोग भी ऑनलाइन हैं सभी लोग अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, अटेंडेंस लगवाएं. 3 लोग ऑनलाइन शो कर रहे हैं. कौन कौन ऑनलाइन है? हेलो, हाँ भाई, कौन कौन ऑनलाइन है? एक बार हाय हेलो तो बोलो. रजनीश, जितेंद्र, कौन कौन है भाई ऑनलाइन? ऑनलाइन कौन कौन है? डिम्पल, गुड इवनिंग. वेरी गुड इवनिंग टू यू. और कौन कौन है ऑनलाइन? 3 लोग शो कर रहे हैं. 2 लोगों ने तो बता दिया. एक कौन है भाई? और कौन है? डिम्पल, क्लास शुरू करें? बोलो, क्या मेरी आवाज तुम लोगों तक पहुंच रही है? आवाज पहुंच रही है जी? ओके, तो क्लास शुरू करें. ओके, तो क्लास शुरू करने से पहले एक मोटिवेशनल कोटेशन जिससे थोड़ा उत्साहवर्धन हो. ठीक है? तो कहते हैं कि मुश्किलें मुश्किलें वाली तो मैंने बता दिया है. अब चलो, अभी नवीन, गुड इवनिंग. अभी दूसरा कोटेशन एक बढ़िया वाला सुनाता हूँ. पहले अपन कुछ क्वेश्चन कर ले, उसके बाद बीच में मैं बताऊंगा. चलिए, हमने 208 नंबर का क्वेश्चन नहीं किया था. हमने कौन सा किया था? 207 नंबर का क्वेश्चन किया था जी, जिसमें हमने भारतीय संविधान के किस निम्नलिखित भाग में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है, ये शायद किया था. सर कैप अच्छी है सर. थैंक यू नवीन, थैंक यू वेरी मच. आइए बताइए 207 का आंसर बताइए. 207 का आंसर, 207 का आंसर है डी, भाग 4 ए. 4 ए के ये तो पार्ट है, और 51 ए आर्टिकल है. ठीक है, ये है मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज की. ठीक है, तो 207 का राइट आंसर डी. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 208, बताइए भारत में राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? बोलो, मिनिमम एज क्या होनी चाहिए गवर्नर बनने के लिए? 45 साल. रजनीश, राइट आंसर 45 है. बताओ, क्या 45 साल सही है? राइट आंसर सी है भाई, ये रॉन्ग है. 45 साल नहीं, 35 वर्ष उम्र. अब देख लीजिए कि गवर्नर बनने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए. पहला, मस्ट बी सिटीजन ऑफ युगांडा. ठीक है, युगांडा के नागरिक होने चाहिए आप. पहला तो ये आपको क्वालिफिकेशन चाहिए, मतलब एलिजिबिलिटी चाहिए. ठीक है, युगांडा पर एग्री है ना आप लोग? अरे हो कि नहीं ये बता दो. ठीक है, नहीं हो. ठीक है, तो चलिए, आप डिम्पल नहीं है तो मैं इसमें इंडिया जोड़ देता हूं. मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए. दूसरा, दूसरा जो एलिजिबिलिटी है, मस्ट नॉट एज ऑफ 35 ईयर्स, मतलब 35 साल की उम्र पूरी नहीं होनी चाहिए. तीसरा, मस्ट बी एलिजिबल फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब स्टेट लेजिस्लेशन, विधानमंडल में निर्वाचित होने योग्य हो. और चौथा क्या है भाई?
चौथा चौथा है कि पागल और दिवालिया नहीं हो, नॉर्मल। तो ये आप देखेंगे क्वालिफिकेशंस है, एलिजिबिलिटी है गवर्नर की। तो इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन, देयर इज नो बार, एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। उसके बाद एज लिमिटेशन, अपर एज की कोई लिमिट नहीं है। मिनिमम एज चाहिए 35 साल, मिनिमम, ध्यान रखिएगा। अपर एज में एक धरती पर दूसरा कब्र में हो तब भी चलेगा। और विधानसभा में निर्वाचित होने योग्य हो, ये अगर एलिजिबिलिटी है तो कोई भी व्यक्ति गवर्नर बन सकता है। नॉर्मली आप देखेंगे जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में पार्टी होती है, उसके जो रिटायर्ड लीडर होते हैं, जो अब एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं है, सीधे सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट उनको अपॉइंट कर देती है, कहा, गवर्नर के रूप में। क्योंकि ये भी चिलम चिली की बेस्ट पोस्ट है बॉस। यहाँ पर आप ये मान लीजिए कोई काम नहीं है, बैठ कर आराम से मुर्ग मुसल्लम खा रहे हैं और चिल मार रहे हैं, ठीक है। तो ये भाई साहब भी ऐसे ही है। तो मिनिमम एज 35 ईयर्स है, जैसे राष्ट्रपति के लिए, और वैसे ही यहाँ गवर्नर के लिए। ये है कि जो राष्ट्रपति है वो कंट्री का हेड होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, और यहाँ पर ये स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है। तब तुम कहोगे कि सर जब इनका कोई काम ही नहीं है तो इस पद की जरूरत क्या है। तो अभी कुछ मंत्रियों की एक मीटिंग हुई थी, चीफ मिनिस्टर्स की, जिसमें कहा गया था कि गवर्नर को हटा दिया जाए। तो भाई गवर्नर जो है वो आप देखेंगे चेन का काम करता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच। मतलब गवर्नर इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ये केंद्र सरकार के अभिकर्ता के रूप में काम करता है, और ये मॉनिटर करता है कि जो चीफ मिनिस्टर है क्या वो संविधान के प्रावधानों के तहत काम कर रहा है या नहीं। अगर नहीं करता है तो तुरंत उसकी सूचना देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, और फिर उसके अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है, ठीक है। चलिए, तो मिनिमम एज, ओहो ओहो, ठीक है, 35 ईयर्स, ये आप ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति और गवर्नर के संबंध में एक ही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 209, 209 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपात लागू किया जाता है। इट मींस फाइनेंशियल इमरजेंसी किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है। ये मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका आंसर आप सभी लोगों को पता होगा, 101%। एकदम हिला दोगे साफ, एकदम साफ, आग बबूला आग लगा देना है इस क्वेश्चन के आंसर पर। आग लगा दिया, डिम्पल, रजनीश, नवीन, एकदम धुआं निकल रहा है यहाँ तक। कंप्यूटर में जो जिस स्क्रीन में मैं देख रहा हूं वहां से धुआं निकल रहा है नीचे की तरफ से। बहुत बढ़िया, रोहित भी आ गए इसमें, इसी मौके में रोहित भी शामिल हो गए इस चौके पर छक्का के लिए, ठीक है। तो रोहित, वेरी गुड इवनिंग, बहुत बहुत आपको भी मेरी तरफ से ढेर सारी इस संध्या का आशीर्वाद होगा, ठीक है। बहुत लेट ज्वाइन करते हैं, पता नहीं आपको कितनी नींद आती है। नींद की गोली खा के तो आप नहीं सोते रोहित, ठीक है। शाम को किसको नींद आती है भाई, शाम को तो हर आदमी जगा रहता है। ये टाइम थोड़ा बोरिंग होता है घूमने फिरने का, लेकिन इस कोरोना के दौरान कहाँ घूमने फिरने जाएंगे। सर चावल खा रहे थे, ओ माय गॉड, शाम को चावल। रोहित कहाँ से हो तुम, कहाँ से हो भाई, इस समय चावल खा रहे थे तुम। आर्टिकल 360 बताया था मैंने, एक दो बार नहीं। राजस्थानी, तो राजस्थान में चावल कब से खाने लगे भाई, राजस्थान में कहाँ से हो। राजस्थान में तो रोटी खाते हैं, चावल तो बिहार और यूपी के लोग खाते हैं। ओहो, अलवर, दिल्ली, एनसीआर, तो यहाँ तो नहीं खाते। तो पता नहीं तुम कैसे चावल खा रहे थे इस समय। आइए, तो आर्टिकल 360 जो है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है, और राइट आंसर है सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 210, 210 नंबर का क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक आपातकाल लागू किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, बताइए ये क्या था, संवैधानिक आपातकाल, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, बताइए। वेरी गुड, राइट आंसर इज सी। ओहो, राइट आंसर इज सी। अनुच्छेद 356, 352 नेशनल इमरजेंसी, दूसरा 356 कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी कह सकते हैं, स्टेट इमरजेंसी कह सकते हैं, प्रेसिडेंट लॉ कह सकते हैं। ये तीनों नाम एक ही है, ठीक है। तो राइट आंसर इज सी, वेरी गुड।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 211, ऊपरी सदन राज्यसभा के कितने सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? मतलब नियुक्ति आप कह लो या फिर इसको आप कह लो मनोनीत। हिंदी में मनोनीत बोलते हैं और अंग्रेजी में नॉमिनेशन। तो ऊपरी सदन राज्यसभा में प्रेसिडेंट कितने लोगों को नॉमिनेट करता है? राइट आंसर बताइए। 211 का राइट आंसर है बी, 12 लोगों को नॉमिनेट करता है राज्यसभा में और 2 लोगों को नॉमिनेट करता है लोकसभा में। ये 12 लोग कौन होते हैं? तो कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा इत्यादि क्षेत्रों में जो ख्याति प्राप्त लोग हैं उनको राष्ट्रपति सीधे सीधे नॉमिनेट करता है। किसमें? राज्यसभा में। ठीक है, अब ये प्रोविजन क्यों रखा गया जी? तो ये प्रोविजन इसलिए रखा गया कि भाई जो रिनोन्ड स्कॉलर लोग हैं जिनको अपने क्षेत्र में बहुत ज्यादा ख्याति मतलब पॉपुलरिटी है, तो वो लोग तो चुनाव लड़ेंगे नहीं क्योंकि उनके पास नेम और फेम की कमी नहीं है और काफी जीवन का अनुभव और समाज का अनुभव भी है। तो कहा गया कि ऐसे लोगों को राष्ट्रपति डायरेक्ट नॉमिनेट करेगा जिसके अनुभव का हम फायदा उठा सके देश के लिए बेहतर कानून बनाने में और व्यवस्था को सही चलाने के लिए। तो ऐसे लोगों को फिर सीधे सीधे नॉमिनेट करने की बात की गई। लेकिन ये लोग कहाँ बोल पाते? सचिन तेंदुलकर एक बार खड़े भी हुए बोलने के लिए तो भाई साहब इतना हो हंगामा बचा है कि बेचारे बैठ गए। और उनकी उपस्थिति संसद में मालूम है कितना परसेंट है? मात्र 2%। समझ में आई बात? चलो अब एक और सवाल का जवाब बता दो मुझे कि अगर कोई भी सदस्य सदन का बिना बताए अगर 6 महीने से ज्यादा एब्सेंट रहता है तो क्या उस कंडीशन में उसकी सदस्यता रहेगी या जाएगी? आंसर बताइए। सरप्राइज क्वेश्चन पूछा है मैंने। रोहित, रजनीश, नवीन, डिंपल, कहां चली गई डिंपल? डिंपल का कोई आंसर नहीं आ रहा है। वेयर इज डिंपल? बताओ सवाल का जवाब। रोहित, यदि राष्ट्रपति के पद त्याग अभियोग से वैकेंट हुआ हो तो वाइस प्रेसिडेंट मैक्सिमम 6 महीने तक करे 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 करे। कौन से आर्टिकल में है? बिल्कुल नेट रुक गया था। ओके, देखिए इसमें मैंने जो अभी सवाल पूछा है उसका जवाब बता दो एक बार। भाई अभी जो क्वेश्चन पूछा मैंने रोहित की, मान लो कोई भी सदस्य अगर बिना सदन के अनुमति के 6 महीने से ज्यादा एब्सेंट रहता है तो उस कंडीशन में उसकी सदस्यता रहेगी या जाएगी? रोहित, बिल्कुल। कोई भी सदस्य बिना सदन के परमिशन के 6 महीने से ज्यादा एब्सेंट नहीं रह सकता। अगर एब्सेंट रहता है तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी और ये डिसाइड कौन करेगा? ये स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष जो है वो डिसाइड करता है। ठीक है रोहित, आपके सवाल का जवाब मैं बताता हूं। अभी सारे आर्टिकल्स पर डिस्कस करेंगे, मैं बताता हूं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्योंकि आज 1 घंटे की ही क्लास है, इसके बाद करंट की क्लास है, कुछ और क्लासेस है, तो इसलिए फटाफट मैं चाह रहा हूं कि कई सारे क्वेश्चंस अपन लोग थोड़ा सा डिस्कस कर ले। आइए, क्वेश्चन नंबर 212, निम्नलिखित संशोधनों में से किसे भारत का लघु संविधान कहा जाता है? बताइए। लघु संविधान किसे कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किस अमेंडमेंट को कहा जाता है जी? मैंने तुम लोग को बता रखा है इसके बारे में। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? फटाफट रिप्लाई करो। राइट आंसर इज 42। 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है क्योंकि इसमें एक दो नहीं, कम से कम 10 12 के करीब में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किए गए हैं मास लेवल पर। इसलिए 42वें संविधान संशोधन को हम क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है? बताइए। स्वाभाविक रूप से कौन सा न्यायपूर्ण है? आंसर बताओ इसके। स्वाभाविक रूप से कौन सा न्यायपूर्ण है जी?
बताओ रोहित। अधिकार, वेरी गुड, बिल्कुल। मौलिक अधिकार जो है वो न्यायपूर्ण है। कैसे? कैसे न्यायपूर्ण है जी? तो देखो, मौलिक कर्तव्य, अच्छा चलो एक सवाल का जवाब बताओ। मौलिक कर्तव्य जो है, अगर मान लो कोई नहीं मानता मौलिक कर्तव्य, तो क्या उस कंडीशन में वो न्यायालय में परिवर्तनीय है? न्यायालय में जस्टिकेबल है? नहीं, बिल्कुल। क्यों भाई? क्योंकि ये आपके लिए गाइडलाइंस, अगर मान, ये नागरिकों के कर्तव्य बनाए गए, अगर कोई नहीं मानता है तो उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती है। हाँ, लेकिन अगर कुछ कोड ऑफ कंडक्ट बनाए गए हैं, जैसे फ्लैग एक्ट, नेशनल एंथम एक्ट, सिक्योरिटी एक्ट, अगर उनका वायलेशन करते हैं तो उस कंडीशन में आपको पनिशमेंट मिल सकती है। अर्थात झंडे के जो कोड ऑफ कंडक्ट बनाए गए उसका वायलेशन करते हैं, राष्ट्रीय गान का जो कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया है उसका वायलेशन करते हैं, देश की इंटीग्रिटी और उसकी यूनिटी को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, तो उस कंडीशन में आपको पनिशमेंट हो सकता है, वो मिलेगा। बट इसके अलावा ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आप इसको मानते हैं या नहीं। अगर नहीं मानते हैं तो आपको कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य न्यायपूर्ण नहीं है। दूसरा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसमें जो निदेशक तत्व बनाए गए हैं, इस ये गाइडलाइंस है स्टेट के लिए कि अगर कोई कानून बनाता है, तो अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में मेंशन सब्जेक्ट्स पर अगर देश कानून बनाता है, तो देश में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एकता एवं न्याय, मतलब समानता एवं न्याय की स्थापना होगी। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय एवं समानता की स्थापना होगी। और इसमें जो मेंशन सब्जेक्ट है ये कंपलसरी नहीं है राज्य के लिए कि इसको मानेगा ही। अगर इनमें मेंशन सब्जेक्ट पर राज्य कानून नहीं बनाता है तो कोई भी इसके खिलाफ अपील नहीं कर सकता कि आपको बनाना ही है। मैंडेटरी नहीं है, इट्स डिपेंड ऑन गवर्नमेंट। ठीक है, लेकिन अगर मौलिक कर्तव्य की बात करें, तो जिस 6 जो मौलिक कर्तव्य हैं, जिनमें जो 5 मौलिक कर्तव्य हैं, अगर उनमें से कोई भी व्यक्ति, संस्था या समाज उन पांचों में से किसी भी मौलिक अधिकार का वायलेशन करती है, तो उस कंडीशन में उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अपील करके उसको आप पनिश करा सकते हैं। तो न्यायपूर्ण का मतलब आप जस्टिकेबल हैं अगर उनमें से एवर फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कोई करता है तो। समझ में आई बात? बैंक के चेक की तरह। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन से अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया है? बताइए, कौन से अधिकार को हटा के? वेरी गुड है, आग लगा दिया तुम लोगों ने और पानी भी डाल दिया उस पर। राइट आंसर, संपत्ति का अधिकार। किस संशोधन के तहत? 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत हटा के और इसको 300A में जोड़ दिया गया। और इसके बाद ये बन गया कौन सा? ये बन गया आपका कानूनी अधिकार कि सरकार जब चाहे तब कानून बना के लोगों की जमीन अधिग्रहित कर सकती है, मतलब लोगों की लैंड ऑक्युपाई कर सकती है। ठीक है, तो जनता पार्टी की सरकार के टाइम में ये संशोधन किया गया और उस समय संपत्ति के अधिकार को हटाया गया। इससे पहले, मतलब 1978 से पहले मौलिक अधिकारों की संख्या 7 हुआ करती थी। मतलब स्वतंत्रता से लेकर और 1978 तक मौलिक अधिकारों की संख्या थी 7। इनमें से 7वां मौलिक कर्तव्य अधिकार, संपत्ति का अधिकार, उसको इस टाइम हटा दिया गया और इसके बाद जो मौलिक अधिकार बचे वो 6 है। और वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? अरे कितनी है? वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 11 है। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या डिंपल और रोहित 11 है। क्या हो गया तुम लोगों को? सो तो नहीं गए थे अभी? देखते देखते नींद तो नहीं आ गई थी? 6। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है? मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है जी? बताओ। सर ड्यूटीज बता दी। हाँ मेरे लाल, आपने ड्यूटी बताई थी, अपन ने पूछा था कर्तव्य, राइट
अधिकार पूछा था, ड्यूटी नहीं पूछी थी। बताइए। बिल्कुल। कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं, ओहो, मौलिक कर्तव्य नहीं है ये पूछ रहा है। तो राष्ट्रीय झंडे का सम्मान करना, राष्ट्रगान का आदर करना, एकता व अखंडता बनाए रखना, भाईचारे का विकास करना, पशु पक्षियों की रक्षा करना, ठीक है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण एवं उसमें सुधार करना, सद्भाव को बढ़ावा देना। डी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में मेंशन है, बताओ। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में मेंशन है, मैं वो आर्टिकल पूछ रहा हूं। इस पर हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इसका आंसर बताएंगे। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में मेंशन है? राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन बोलते हैं हम उसको, बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। नवीन 19A नहीं है भाई, 19 है। अनुच्छेद 19 में बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। 19A में दिया गया है, आप देखेंगे, फ्रीडम ऑफ प्रेस, राइट टू इंफॉर्मेशन और राइट टू नो, जानने का अधिकार, ठीक है, वो है 19 क्लॉज ए में। बाकी 19 में बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, अर्थात कोई भी व्यक्ति अपनी बात कह सकता है, बोल सकता है और लिख के भी व्यक्त कर सकता है अपनी अभिव्यक्ति। मैगजीन, पेपर, डिफरेंट सोर्स से अभिव्यक्त कर सकता है, इसका अधिकार दिया गया है। तो आर्टिकल 19 है, ये है राइट टू इंडिपेंडेंस, मतलब स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बताइए अगला क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है? बताइए सर। 216 का आंसर। भारत के नियंत्रक अभी रिसेंट में मूव कर रहा है, अभी मुर्मू साहब को चुना गया है सीएजी, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। बिल्कुल राइट आंसर इज सी, 6 वर्ष। इन दोनों में से ये होता है 6 years और 65 years, ठीक है। इसका मतलब क्या है जी, 6 years और 65 years। हु कंप्लीटेड अर्लियर, मतलब दोनों में से जो पहले पूरा हो तब तक राष्ट्र, ये जो सीएजी हैं वो अपने पद पर बने रहेंगे, ठीक है। 6 वर्ष या 65, मतलब ये तो कार्यकाल हो गया उनका, और ये हो गया एज, उनकी एज। तो इस एज तक रहेंगे या इस टाइम तक, मान लो कम उम्र में चुन लिया 59 years में, तो दोनों में से सबसे पहले कौन पूरा होगा, कौन पूरा होगा, ये, ठीक है। नहीं, ये कैसे होगा, बराबर ही होगा। मान लो 58 में अगर करेंगे तो ये पहले पूरा होगा, तो उनको अपना पद छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर हुआ जी? अरे क्लियर हुआ कि नहीं? सीएजी को कौन अपॉइंट करता है? सीएजी को कौन अपॉइंट करता है? सीएजी का काम क्या है? क्या काम है सीएजी का? चलिए, चलिए वो भी बता दीजिएगा। अब बताइए 217 नंबर क्वेश्चन का आंसर। कंटीजेंस, कंटीजेंसी फंड, जिसको हम आकस्मिक निधि बोलते हैं, आकस्मिक निधि का संरक्षक कौन होता है? आगे लगा दिए नवीन, तुमने तो हिला दिया साफ, एकदम साफ गर्दा गर्दा मचा दिया तुमने। क्या? राइट आंसर सी, राष्ट्रपति। बिल्कुल, कंटीजेंसी जो आकस्मिक निधि है इसको संरक्षित करता है राष्ट्रपति, बिना इसकी अनुमति के। कंटीजेंसी फंड और एक और फंड है, बताओ कौन सा? आकस्मिक फंड के, कंटीजेंसी फंड के अलावा एक और फंड होता है, संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड, ठीक है। इन दोनों में से बिना प्रेसिडेंट के प्री अप्रूवल के आप पैसा नहीं निकाल सकते, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो यहां पर राष्ट्रपति जो है ये है इसका, बिल्कुल रोहित, 266 है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 218, निम्नलिखित में से किस देश के पास लिखित संविधान नहीं है? किसके पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है जी? बताओ, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसके पास नहीं है?
वेरी गुड, वेरी गुड। राइट आंसर ए, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड। इनके पास लिखित संविधान नहीं है भाई साहब। देखिए कितने बड़े, मतलब जिन लोगों ने पूरे वर्ल्ड पर राज किया, उन्होंने ही अपने संविधान नहीं लिखा। इन लोगों की सोसाइटी में जो रिचुअल्स डेवलप हुए, उसके आधार पर ही इनका संविधान बना हुआ है। सोचो कितना, मतलब इलीट और कितना स्ट्रांग सोसाइटी है, कि सोसाइटी के जो रिचुअल्स, तौर तरीके और जो नियम थे, उसी नियम को इन लोगों ने आत्मसात कर लिया, और आज उसी के आधार पर ये अपना जीवन जी रहे हैं। बिल्कुल, वही तो मैं कह रहा हूं, कि जो सोसाइटी में इनके पूर्वजों ने नियम बनाए, उसके आधार पर उन लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, और उसी को आज मतलब परिवर्तन करके और अपने आप को सिविलाइज रख के उस तरह की चीजें मेंटेन करनी है। ठीक है, तो आप देखेंगे ये अच्छी बात है ना। अपने यहाँ तो भाई साहब इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, लिखित भी है और लचीला भी है, कठोर भी है। और आप देखिए, अगर अमेरिका का संविधान आप देख लीजिए, अमेरिका का संविधान भी लिखित है, लेकिन अभी तक मुश्किल से 10 से 12 अमेंडमेंट हुए हैं। लेकिन अगर अपने देश का देख लीजिए, तो अभी तक हम लोग 104 पे पहुंच गए, 104 संशोधन कर दिए। इतना भी लचीला नहीं होना चाहिए भाई, कि मतलब जो चाहे वही चेंज कर ले। ठीक है, लचीला और कठोर तो है, लेकिन आप देख रहे हैं कितने संशोधन हो गए। अभी 104 तो हो ही चुके हैं इतने, 70-72 सालों में। 70-72 कहाँ, आप देखेंगे 65 सालों में। ठीक है, चलिए, तो यूनाइटेड किंगडम इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 219, 219। क्वेश्चन नंबर 219 क्या कह रहा है? भारतीय संसदीय प्रणाली में खाते पर वोट की वैधता कितने महीनों तक के लिए होती है, चुनाव के वर्ष को छोड़कर? बताइए, कितने महीनों तक के लिए होती है? 219। नहीं पता? राइट आंसर है ए, 2 महीने। 2 महीने के लिए होती है भाई, खाते पर वोट। खाते पर वोट की वैधता का मतलब है संसदीय प्रणाली में। समझते हो इस बात को? रोहित, समझते हो इस बात को? नहीं? तो फिर तुम ओके कैसे लिख रहे हो भाई? ओके कैसे लिख रहे हो? देखो मैं समझाता हूं। इसका ये वर्ड में घुमा दिया है, ये है बिल। मान लीजिए संसदीय प्रणाली में कोई भी वोट अपन किसी भी बिल पर करते हैं, ठीक है, तो उसकी वैलिडिटी 2 महीने के लिए होती है। मतलब 2 महीने के अंदर उसको दूसरे सदन में पास कराना अनिवार्य है। अगर संसद, मतलब सदन बर्खास्त हो गया, अगर मान लीजिए 1 महीने के बाद, 15 या 20 दिन चलने के बाद, तो अगर उसको रोक लिया, तो फिर दोबारा से उस पर वोटिंग करानी पड़ती है। मतलब उस पर जो वोट किया गया है उस बिल पर, उसकी वैलिडिटी ओनली फॉर 2 मंथ्स की होती है। अगर 2 मंथ्स से ज्यादा होल्ड कर लिया, तो फिर आप जब दोबारा उसको पेश करेंगे, तो दोबारा से वोट कराना पड़ेगा। आई बात समझ में? अरे आई कि नहीं आई? क्लियर हुआ? चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 220, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? बताइए। 220, जुडिशियल रिव्यू। बिल्कुल, राइट आंसर ए है, संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने जुडिशियल रिव्यू लिया है। और शायद अपन ने इस क्वेश्चन पर एक बार डिस्कस भी किया था। बताया था मैंने तुम लोगों को जुडिशियल रिव्यू के बारे में, बताया था ना? अरे बताया नहीं? ठीक है, तो ये जुडिशियल रिव्यू हमने लिया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 221 का आंसर दो। कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के पद पर कितनी बार चुना जा सकता है? कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति पद पर कितनी बार चुना जा सकता है? अमेरिका में, अमेरिका में कितनी बार चुना जा सकता है? सिर्फ 2 बार। अमेरिका में सिर्फ 2 टाइम्स। और यहां पर अगर भारत की बात करें, तो यहां पर अनलिमिटेड टाइम। मतलब एक पैर धरती पर दूसरा कब्र में हो,
तब तक वो इस पद पर निर्वाचित हो सकता है अगर उसे चुना जाता है तो। ठीक है, तो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, जितनी बार रहना चाहता है उतनी बार रह सकता है। तो भारत में व्यवस्था नहीं है कि उसके टाइम लिमिट हो और वो दो बार से अधिक नहीं बन सके। मतलब भारत में जितनी अगर चुना जाता है तो जितनी बार चाहे उतनी बार वो भारत के राष्ट्रपति पद को सुशोभित कर सकता है। क्लियर? समझ में आई बात? क्लियर होगा जी? यस और नो? क्लियर हो गया? चलिए, भारत में बुजुर्ग बुजुर्ग और बुजुर्गों का भी मन है। भारत में बुजुर्गों का भी मन है, बिल्कुल। भाई बुजुर्ग जो है वो भी आप देखेंगे कि जितने टू टू ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 222, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान के लिए संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है? बताइए सर, 222 का आंसर बताइए। कौन से प्रावधान के लिए संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है? बताओ। विशेष बहुमत। क्यों भाई? नए राज्यों के गठन में विशेष बहुमत की आवश्यकता है। मान लो अगर किसी राज्य की जनसंख्या हो और सारी चीजें फेवरेबल हो तो उस कंडीशन में, अब इसका एक्सप्लेनेशन बता दो। मान लो मौलिक अधिकार में कोई चेंजेस करने हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या वो सामान्य बहुमत से पास हो जाएगा? मैं ये मानता हूं कि नए राज्यों के गठन में विशेष बहुमत की जरूरत है, लेकिन क्या मौलिक अधिकारों के परिवर्तन में नॉर्मली आप सामान्य संशोधन से पास कर सकते हैं क्या? बताओ, बोलो भाई। तो फिर इन दोनों में से सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड किसका है? मौलिक अधिकार का या नए राज्यों के गठन का? बिल्कुल एक को है ना भाई। अगर मौलिक अधिकार, एक तो पहले कि मौलिक अधिकार को सरकार एलिमिनेट कर ही नहीं सकती, क्योंकि ये ऐसे अधिकार है जिसको किसी भी कंडीशन में राज्य छीन नहीं सकता, मतलब इसमें परिवर्तन संभव नहीं है। लेकिन अगर आवश्यकता भी पड़े तो सरकार इसमें आमूल चूल परिवर्तन कर सकती है, वो भी विशेष बहुमत से। मालूम है ना आपको कि मौलिक अधिकारों में सामान्य तौर पर संशोधन करना संभव नहीं है। समझ में आई बात? तो यहां पर आपको, ये यहां पर जो आंसर है, आंसर होगा ए, मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के संबंध में। क्लियर हुआ जी? क्लियर हुआ? हो गया क्लियर? अब कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? तो यहां कंफ्यूज क्यों हो रहे थे? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 223, 223, 223 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, डॉक्टर बी आर अंबेडकर द्वारा किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा संदर्भित किया गया है, मतलब कहा गया है? बताइए, किस आर्टिकल को कहा था बाबा भीमराव अंबेडकर ने? बोलो। डिम्पल, रोहित, बिल्कुल राइट आंसर इज बी, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 क्या है? क्या कहता है अनुच्छेद 32? अनुच्छेद 32 कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसका मतलब है राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसका मतलब कह रहा है, और आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग। अब देखो, चलिए क्वेश्चन का जवाब दीजिए मुझे। आर्टिकल 32 के तहत, तो मान लो अगर कोई फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करता है तो सुप्रीम कोर्ट उसके रिगार्डिंग रिट जारी कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट किस आर्टिकल के तहत रिट जारी करेगा? बताइए सर। बिल्कुल डिंपल, वेरी गुड। अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट को राइट है कि वो अगर कोई भी व्यक्ति या संस्था किसी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है
तो उस कंडीशन में अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है और उसको पनिश कर सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद 32 के तहत इस कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करके पनिश कर सकता है और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट रिट जारी करके फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन पर उसको पनिश कर सकता है। वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्लियर हो गया? क्या लिखे हो? रितेन जरी, अरे नवीन, रिट ऐसे लिखते हैं मेरे लाल, तुम लोग तो इंग्लिश की ऐसी की तैसी कर देते हो। रिट ऐसे बोलते हैं, रिट, WRIT, रिट लिखते हैं ऐसे, ठीक है? RIT नहीं रोहित, WRIT होता है, रिट की स्पेलिंग है। और हिंदी में अपन रिट ऐसे बोलते हैं, ठीक है? ये आप ध्यान रखिएगा, छोटी सी बात है, इसमें कोई कोई वो नहीं है, ठीक है? समझ में आ गई बात? क्लियर हुआ? अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? रोहित, नवीन, डिम्पल, जितेंद्र, रजनीश, सबका हो गया क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 224, 224 का आंसर दो। 224 निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? अरे यार, फिर मत, अच्छा इसको मतलब चेंज करके पूछा है। वेरी गुड, राइट आंसर डी, सैन्य और शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपाधियों का उन्मूलन नहीं। ये किस आर्टिकल में है जी? ये आर्टिकल बताना इसका, आर्टिकल बताओ इसका। बिल्कुल डिम्पल, आर्टिकल 18 है, उपाधियों का अंत। तो उपाधियों में ऐसी उपाधि, सारी उपाधि नहीं, ऐसी उपाधि जो आप देखेंगे किसी भी तरह से डिस्क्रिमिनेशन कर रही है, जैसे बड़ी बड़ी पहले सर, लॉर्ड, महाराजा धीराज, परम भट्टारक, ऐसी बड़ी बड़ी उपाधियां लिया करते थे। तो ऐसी उपाधि नहीं लेनी है जो समानता की अवहेलना करे। और अगर विदेश में कोई उपाधि ले रहे हैं तो आपको राष्ट्रपति से अप्रूवल लेना मस्ट है। अब जहां तक ये पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म श्री, अशोक चक्र, परमवीर चक्र या भारत रत्न की बात है, तो इंदिरा गांधी ने एक बार बंद कर दिया था इन सबको, लेकिन दोबारा से फिर बाद में इसको स्टार्ट किया गया। और ये उपाधियां कोई भी अपने नाम के साथ नहीं लगाता है, और ये उनकी विशिष्ट सेवा और उनके अदम्य साहस और योगदान के लिए दिया जाता है, या भारत का नाम विदेशों में भी उन्होंने रोशन किया है, इसके लिए दिया जाता है उपाधि, ताकि दूसरे लोगों को भी मोटिवेशन मिले। जैसे सेना मेडल जो दिए जाते हैं वो उनके अदम्य साहस और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन के लिए दिए जाते हैं। पद्म विभूषण और पद्म भूषण जो दिए थे वो किसी भी क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिए जाते हैं, ताकि दूसरे लोग भी प्रोत्साहित हों। और भारत रत्न जो दिया जाता है वो भारत के अलावा विदेशों में भी भारत का नाम रोशन करने के लिए दिया जाता है, ठीक है? तो ये वो अवार्ड नहीं, बाकी अगर कोई भी ऐसे अवार्ड है जो हमारे किसी भी तरह से आम जनता के बीच समानता का वायलेशन करते हैं तो वो नहीं दिया जाएगा, ठीक है? तो आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल्स की बात करता है, उपाधियों का अंत। अब आज आपने देखा होगा, एक न्यूज में था कि नरेंद्र मोदी ने कल लाल किले के प्राचीर से अनाउंस किया है कि जितने भी एनसीसी कैडेट्स हैं, 13,000 स्कूलों को आइडेंटिफाई किया गया है और उनमें से एनसीसी कैडेट्स को अब अपॉइंट किया जाएगा जो बॉर्डर्स पर सिक्योरिटी के साथ काम करेंगे, बॉर्डर सिक्योरिटी के रूप में। मालूम है ना आप लोगों को? अरे है कि नहीं? रोहित मालूम है? डिम्पल, नवीन, रजनीश, मालूम है ये? तो ये भी, तो ये तीनों तो है, बाकी ये नहीं है। राइट आंसर इज डी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 225, 225 भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष कर दी गई? बताइए सर, बताइए। 225 का आंसर बताओ, बताओ डिम्पल, रोहित, वेरी गुड, जितेंद्र, डी नहीं होगा। 245वां संशोधन कहां हुआ है भाई? 245 संशोधन है क्या? राइट आंसर सी है, 15वां संविधान संशोधन। कब हुआ था जी? 15th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ था? ईयर बताओ इसका, बोलो।
15th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ था? बिल्कुल 1963 में। और इसी के बाद आप देखेंगे इनकी एज 60 से बढ़ाकर 62 साल कर दी गई है। और आपको मजा मालूम होगा अभी भी एज 62 ईयर्स ही है। कई बार हम लोग हाई कोर्ट के जज, चीफ जज की एज 65 ईयर्स समझ लेते हैं, नहीं, अभी भी 62 ईयर्स है। लेकिन अभी इसको बढ़ाने की बात की जा रही है कि फिर से संशोधन करके हाई कोर्ट के जजों का एज भी 65 ईयर्स कर दिया जाए, क्योंकि ये एक्सपीरियंस वाले जज हैं। और नए जजों की नियुक्ति आपको मालूम है कि कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू, चलो कॉलेजियम आ गया तो एक सवाल का जवाब बता दो। जो हाई कोर्ट के जज हैं उनकी नियुक्ति कैसे होती है? हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति कैसे कैसे होती है? बताओ, मैं पानी पी रहा हूं तब तक। नहीं, राष्ट्रपति तो करता है, लेकिन उससे वो तो नियुक्त करता है ना सीधे सीधे, उसको कोई सिफारिश भी करता होगा। तो सिफारिश के लिए एक टीम बनी है जिसको कॉलेजियम सिस्टम बोलते हैं। मालूम है? अच्छा, तुम लोग एनजेएसी के बारे में जानते हो क्या? न्यू जुडिशियरी अपॉइंटमेंट सिस्टम, एनजेएसी मालूम है आप लोगों को? रोहित, डिम्पल, नहीं मालूम है किसी को? बताऊं कि छोड़ दूं? नहीं मालूम? ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। देखो, हमारे देश में पहले हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम सिस्टम था। कॉलेजियम सिस्टम में आप देखेंगे हाई कोर्ट के जजेस होते थे और उसके थ्रू अपॉइंटमेंट होता था। तो आपको मालूम होगा कि हाई कोर्ट के जजेस जो अपॉइंट होते हैं उनकी एलिजिबिलिटी क्या होती है अगर हाई कोर्ट में कोई जज बनना चाहता है? पहला, मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक हो। दूसरा, एक या एक से अधीनस्थ न्यायालयों में, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 10 से अधिक वर्ष में तक जज रह चुका हो। ठीक है, दूसरा। तीसरा है, एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 10 वर्ष से अधिक तक अधिवक्ता रह चुका हो, मतलब लॉयर रह चुका हो। ठीक है, यही है ना जी, लॉयर रह चुका हो। अब आपको मालूम होगा कि कई सारे स्टेट में इतना करप्शन है कि मान लीजिए आपने एलएलबी कर लिया और आपने बार काउंसिल ऑफ इंडिया में अपना रजिस्ट्रेशन करा दिया और उसको आप हर साल रिन्यूअल करा रहे हैं और आप किसी और काम में लगे हैं। 10 साल के बाद अच्छा खासा मोटा रकम देके और उस कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू लोग जज बन जाते थे। ऐसे कई सारे हाई कोर्ट्स हैं जिनमें इस तरह के करप्शन से पैसा के लेके और हाई कोर्ट के जज बने हैं। और आपको मालूम होगा कि उनको जुडिशियरी का जे भी नहीं पता और वो काम कर रहे हैं। और ये भी आपको मालूम है कि जज के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता, या अगर कोई सजा देता है तो उस पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकता, क्योंकि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा और तुरंत 6 महीने की जेल भी हो जाएगी उनको। और आपको, और जज जज बनना भाई साहब, जज वाला काम तो इतना मस्त है कि आप सोच भी नहीं सकते। भाई जज साहब आए बैठे, दोनों वकीलों से सुनते रहते हैं और नहीं कुछ समझ में आए तो अगली तारीख दे दिए, फिर अगली तारीख। और फिर वो बीच में संतरी चिल्लाता है कि भाई फलाना हाजिर हो, तो बोलते हैं हाँ अभी चाय पीने गए, तो सिर्फ चाय पीने कह दिया तब तक उनको आप देखेंगे 4 महीने की डेट दे देता है, डेट पर डेट खेलते रहते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में आप देखेंगे कि जज बन रहे हैं। तो इसकी जो ड्रॉबैक थी, कमियां, उनको दूर करने के लिए इस पर सरकार ने कहा कि भाई कॉलेजियन सिस्टम की जो खामियां हैं इसकी वजह से जुडिशियरी में प्रॉब्लम आ रही है। तो उसको कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त करके गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट किया। वो अमेंडमेंट है 99 है शायद, 99, हाँ 99 ही है, जिसके थ्रू एनजेएसी, न्यू जुडिशियरी अपॉइंटमेंट कमीशन की नियुक्ति की गई पार्लियामेंट में कानून बना के। और कहा गया कि इसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का जज रहेगा और सरकार द्वारा एक नॉमिनेटेड मेंबर रहेगा इसमें, और इसके थ्रू जजों की नियुक्ति होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने एनजेएसी को नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया, कहा कि ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है।
फिर सरकार ने कहा क्यों? बोला कि जजों की नियुक्ति में सरकार द्वारा अपॉइंट कोई बंदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर सरकार द्वारा अपॉइंट कोई बंदा होगा तो फिर पार्शलिटी होगी उसमें अपॉइंटमेंट में, और फिर अगर वो जैक से बनेगा तो फिर उसका फेवर लेगा, तो न्याय जो है वो सही नहीं, स्वतंत्र नहीं होगा। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया और कहा कि कॉलेजियम सिस्टम की जो कमियां हैं उनमें सुधार करके हम उसी के थ्रू अपॉइंटमेंट करेंगे। तो अभी आप देखेंगे अभी लास्ट ईयर से पहले 5 साल से कोई भी नए जज की नियुक्ति नहीं हुई हाई कोर्ट में। आपको मालूम होगा इस समय हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट में इतने केसेस पेंडिंग है कि एक एक जज पर एक दिन में 500-500 केसेस आते हैं, फाइल्स। तो आपको मालूम ही है कोर्ट में क्या करता है, फाइल उठाया, चिल्लाया, नहीं आए, बढ़ा दिया डेट, और फिर तारीख पे तारीख देता रहता है। और आप जानते हैं केसेज, एक एक केस 20-20 साल, 40-40 साल, कितने लोगों के पूछते चली गई वो केस चल रहा है। तो इस तरह से आप देखेंगे। देखो आर्टिकल अमेंडमेंट मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है कि कौन सा अमेंडमेंट है, लेकिन उस अमेंडमेंट में एनजेएसी के गठन की बात की। वो अमेंडमेंट मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है कि 99 है कि कौन सा अमेंडमेंट है, ठीक है। तो उस अमेंडमेंट, वो अमेंडमेंट स्पेशली एनजेएसी के रिगार्डिंग किया गया था, ठीक है। अब और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है। अब उस फिर सरकार वो कह रही है कि नहीं, नहीं, फिर हम उसी के थ्रू करेंगे, ठीक है। सर 90 देख, मैं एक बार इसको देख लेंगे कि कौन सा अमेंडमेंट है। 99 है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा एग्जैक्टली कि, एक मिनट में देख ली। 99 ही है भाई, 99 ही है, ठीक है। हाँ 99 ही अमेंडमेंट है, मेरे को कि याद था कई चीजें। तो 99 अमेंडमेंट में ही एनजेएसी की बात की गई थी, न्यू जुडिशरी अपॉइंटमेंट का भी, जिसको रद्द कर दिया है। अब देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने, अब कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू ही अपॉइंटमेंट होगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 226, 226 डैश का मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय मामले और उसमें शामिल कानूनी मुद्दों पर पुनर्विचार करेगा। बताइए डैश, आंसर बताओ इसका। 226 का आंसर, 226 का आंसर बताइए। सर्वोच्च न्यायालय मामले और उनमें शामिल कानूनी मुद्दों पर पुनर्विचार करेगा। बिल्कुल, राइट आंसर इज सी, अपीलीय क्षेत्राधिकार। भाई आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के 3 तरह के जुरिस्डिक्शन होते हैं। पहला प्राइमरी जुरिस्डिक्शन, जिसको हम प्राथमिक क्षेत्राधिकार बोलते हैं। दूसरा अपीलाइड जुरिस्डिक्शन, अपीलीय क्षेत्राधिकार। तीसरा बोलते हैं कंसल्टेंसी जुरिस्डिक्शन, ठीक है। और चौथा है एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिस्डिक्शन। प्राइमरी जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत दो राज्यों के बीच अगर विवाद हो, दो से अधिक राज्यों के बीच, तो सुनवाई करता है। सेंटर और गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के बीच विवाद हो तो उसकी सुनवाई करता है। अपीलाइड जुरिस्डिक्शन में 2 तरह के अपील होते हैं। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन, अच्छा हाँ, प्राइमरी जुरिस्डिक्शन में अगर कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, अगर कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट हो तो उसको भी प्राइमरी जुरिस्डिक्शन के तहत सुनवाई करता है सुप्रीम कोर्ट। अपीलीय जुरिस्डिक्शन में 3 जुरिस्डिक्शन है। मौलिक अधिकार के तहत अगर कोई इशू हो तो अपील कर सकते हैं। उसके बाद सिविल केस, मतलब का दीवानी मामलों में अगर कोई हाई कोर्ट से रेफरल केसेस सुनवाई करता है, और फौजदारी मामलों में भी हाई कोर्ट से रेफरल कोई केसेस तो उस पर सुनवाई करता है। तो अगर मान लीजिए दीवानी और फौजदारी, सिविल और क्रिमिनल मामले में कोई डिसीजन अगर हाई सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है तो उसको वो रिव्यू कर सकता है, और रिव्यू करके दूसरा डिसीजन दे सकता है, या डबल बेंच को भेज के रिव्यू करवा सकता है, ठीक है। तो राइट आंसर इज सी, 226 का राइट आंसर सी है, ठीक है। तो आज की क्लास अपन यही समाप्त करते हैं, और फिर हम लोग कल मिलेंगे नए जोश और जुनून के साथ, और फिर बात करेंगे, ठीक है। सर बी ऑप्शन, बी ऑप्शन में रीट संबंधी क्षेत्राधिकार। देखो रोहित, ये कह रहा है, एक मिनट, ये कह रहा है कि मौलिक क्षेत्राधिकार, मौलिक अधिकार के रिगार्डिंग तो फाइनल देगा, और रीट संबंधी क्षेत्राधिकार में
32 के अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो रिट जारी कर सकता है। ठीक है, रिट या तो वापस लेगा या खत्म करेगा। और रिट अपीलीय क्षेत्राधिकार में मान लो दीवानी या फौजदारी, किसी को मौत की सजा दे दी या उम्र कैद दे दी तो उसको रिव्यू कर सकता है, वो रिव्यू की बात पूछ रहा है, तो यहां पर अपीलीय क्षेत्राधिकार होगा। ठीक है, चलिए रिट में चारों या कल बता दूंगा, कल पूछ लेना आते समय। ठीक है, चलिए थैंक यू।